तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले क्या कहूँ इसे, जिसे आपको सुनाने जा रहा हूँ। और सुनाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ पहुँचने की बातें करते हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या हो रहा है ये इस कहानी से आप समझ सकते हैं। दिवाली का दिन था, 31 अक्टूबर की तारीख, थर्सडे उस दिन था। पूरा देश दिवाली में मनाने में जुटा हुआ था। और इसी दिवाली के ऐन रोज़ मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब एक गांव में रोशनी नाम की एक महिला अपने पति के आने और अपने 2 बच्चों के साथ नए कपड़े पहनकर दिवाली मनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तभी 20-25 लोग अचानक उसके पति के खेत पर पहुंचते हैं, लाठी, फरसा, हथियार लिए हुए। और अचानक वो लोग रोशनी के पति, उसके देवर और उसके ससुर पर हमला कर देते हैं। 3 साल और 2 साल के बच्चे थे रोशनी की। वो लोग जान बचाते हुए भागते हैं, गांव तक पहुंचते हैं। रोशनी अपनी नज़रों के सामने अपने पति को गिरते हुए ज़मीन पर लहूलुहान देखती है। कुछ लोग पुलिस को फ़ोन भी करते हैं, पुलिस मौके पर नहीं आती। बाद में फिर गांव वाले जब सारे जो गुंडे थे वो चले गए, तो एक एक कर घायलों को, और इस उम्मीद में कि शायद उनमें अब भी जान बची हो, पास की एक सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। अस्पताल में ले जाने के बाद अलग अलग बेड पर रोशनी के पति, देवर और ससुर को लेटाया जाता है। डॉक्टर आता है और देखता है और तीनों को मुर्दा करार देता है। ठीक दिवाली के रोज़ रोशनी के दोनों बच्चों के सर से उसके पिता का साया छीन लिया गया। रोशनी निढाल बेहाल, क्योंकि उसने 2016 में अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। घर वालों ने कहा भी था कि तुम्हारा पति क्या है, कमाता कितना है। उसने कहा मुझे उससे प्यार है और मुझे मालूम है वो मुझे बहुत खुश रखेगा। और पिछले 8 सालों से वाकई उसने खुश रखा, उसकी हर छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी की। बेहद गरीब था, लेकिन परिवार को एक साथ रखता था, बहुत प्यार करता था। और रोशनी को भी इस बात का एहसास था कि उसने शादी करके वो गलत काम नहीं किया है। लेकिन 31 अक्टूबर दिवाली की उस रात रोशनी के लिए वो काली रात थी, जब एक साथ उसके देवर, पति और ससुर की लाश अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद अस्पताल के स्टाफ वाले आते हैं और लाशों को उठाकर अब मुर्दा घर में भेजने की बारी थी। लाशें उठाई जाती हैं रोशनी की आंखों के सामने। पहली लाश जो उठाई गई वो रोशनी के देवर की थी। उस बेड पर जिसे वो लाया गया, डॉक्टर ने देखा, उसने कहा अब इसमें जान नहीं है। थोड़ी देर के बाद हुआ कि अब इसे मुर्दा घर ले जाओ, कल पोस्टमार्टम होगा। तो जब बेड से उसके देवर की लाश को उठाकर ले जाया गया, तब वहाँ खड़े डॉक्टर और 2 नर्सों ने रोशनी, जो लगभग बेहोश भी हो रही थी, होश में भी आ रही थी, रो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, उसकी दुनिया लुट चुकी। उस मौके पर वो डॉक्टर और 2 नर्स रोशनी से कहते हैं कि जिस बेड पर ये अभी मुर्दा पड़ा था, खून से बेड गंदा हो गया, इस बेड को अब तुम साफ करो, क्योंकि ये तुम्हारा रिश्तेदार है। आप सोचिए कि जिसका पति उसकी नज़रों के सामने मारा गया, देवर दम तोड़ चुका है, ससुर मर चुका है, अभी उसे 3 लाशें घर ले जानी है, बाकी सब कुछ करना है। और अस्पताल में, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स वो ये कह रहे हैं कि मुर्दा तुम्हारा था, खून उसका है, इस अस्पताल का बेड गंदा हुआ है, साफ तुम करोगे। इसके बाद उसे एक कपड़ा दिया जाता है। रोशनी उस कपड़े से उस बेड पर जो भी खून था उसे साफ कर रही थी। इत्तेफाक से किसी शख्स ने इस मंजर को देख लिया, उसने अपने मोबाइल पर इसे कैद कर लिया कि एक महिला जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, ये पत्थर दिल डॉक्टर और नर्स, जो उनका काम है, या अस्पताल के क्लीनर का काम है, वार्ड बॉय का काम है, वो उससे करवा रहे, जिसे कुछ अपने होश में ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि अब ज़िंदगी में आगे क्या होगा। और वो उस खून को साफ करती है, पूछती है अब कुछ धब्बा तो नहीं है। उसके बाद वहाँ से फिर वो निकलती है, क्योंकि अब उसे पति और ससुर की तरफ भी बढ़ना था, उनकी लाशों की तरफ।
उसके बाद खैर बाद में लाश हवाले किया जाता, अंतिम संस्कार होता है। एक दिन के बाद जिस शख्स ने भी ये अच्छा काम किया था कि वीडियो बनाया, उसने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आया तो यकीन मानिए, ये कहानी सुनकर रोशनी की हर एक का दिल फट गया। सिर्फ इतना सोचिए, हमारे आपके परिवार के ऊपर ऐसी आफत की घड़ी हो, मुसीबत हो, इतना गम हो, 3-3 लाशें हों और अस्पताल के डॉक्टर और नर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे मुर्दे की वजह से बेड गंदा हुआ, ऐसे साफ करो। काहे की इंसानियत और कैसी इंसानियत, कैसी मोहब्बत। पत्थर दिल शहर के लोग पत्थर के हो चुके हैं। इस वीडियो को जितनी बार भी देखते हैं उतनी बार इंसानियत दम तोड़ती नजर आती है। ये वीडियो अगर शूट ना होता तो ये सारी बातें सामने भी नहीं आती। बाद में जब ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो क्या हुआ, मध्य प्रदेश के हेल्थ सेक्रेटरी ने एक फरमान जारी किया कि डॉक्टर का हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सीएमओ जो है वहाँ के चीफ मेडिकल अफसर, उनका ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और जो वो 2 नर्स थी उनको हम सस्पेंड कर रहे हैं। कोलकाता जूनियर डॉक्टर अस्पताल में भी जब हुआ था, आपको याद होगा, पहली बार प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र ही कर दिया गया था। यहाँ भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, 2 नर्स सस्पेंड हो गई हैं, सरकारी मुलाजिम हैं ये सब। डॉक्टर साहब किसी और अस्पताल में पहुँच जाएंगे, वहाँ किसी और मुर्दे ने कोई बेड गंदा किया, किसी और रोशनी से शायद साफ करवाएंगे। ये नर्स भी वापस देर सवेर ड्यूटी पर लौटेंगी, वो भी शायद वही करेंगी। डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान का दर्जा दिया जाता है, और अगर इसी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स एक ऐसे महिला के साथ इतनी भी संवेदना न दिखाएं तो फिर काहे के भगवान और काहे के डॉक्टर। दिल कचोट देती है जब इस तस्वीर को देखते हैं। पता नहीं क्या क्या होता है, और फिर भी हम सब अपने आप को इंसान कहते हैं। ये रोशनी की वो दुख भरी कहानी मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी उडुपी की है। कर्नाटक में एक जगह उडुपी, और इसी उडुपी में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम है बालकृष्ण पुजारी। उम्र 44 साल। इनका एक होटल, ज़िंदगी ठीक ठाक, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन खुश थे। 17 साल पहले इनकी शादी हुई। प्रतिमा नाम था लड़की का। प्रतिमा और पुजारी दोनों साथ रह रहे थे, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वक्त बीता, दोनों के 2 बच्चे हुए। प्रतिमा ये कहकर कि अब बच्चे ठीक ठाक बड़े हो रहे हैं, मैं भी कुछ करती हूँ, तो बालकृष्ण पुजारी ने एक ब्यूटी पार्लर खोल दिया कि तुम वहाँ अपना वक्त भी लगाओ और पैसे भी और आ जाएंगे। अब प्रतिमा ब्यूटी पार्लर चला रही है, बालकृष्ण पुजारी अपने होटल के धंधे में लगे हुए हैं। 2 बच्चे हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इधर जो प्रतिमा का भाई है संदीप, जब शादी हुई, शादी के दिन से ही लेकर जैसे जैसे वक्त बीता, उसे अपने जीजा से बहुत मोहब्बत थी, और बालकृष्ण भी संदीप को बहुत प्यार करते थे। मतलब जीजा साला की ये जोड़ी के लोग वहाँ उसके ख़ानदान में मिसाल दिया करते थे। छोटी छोटी बातें अगर कुछ भी होती, दोनों एक दूसरे से शेयर करते, बताते। कई बार पति पत्नी में झगड़ा होता, बालकृष्ण संदीप को बीच में शामिल करते, संदीप अपनी बहन को भी समझाता। तो कुल मिलाकर ये जीजा और साले की जो जोड़ी थी, इसके चर्चे थे खानदान में। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के 17 साल हो चुके थे। अचानक अभी अगस्त के महीने में, 2-3 महीने पहले जो बीता है, बालकृष्ण की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है। उन्हें वॉमिटिंग होती है, फीवर आता है। लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर ठीक होता है, फिर आ जाता है। ये सिलसिला चल रहा था। जब ये लगातार फीवर आने लगा, वॉमिटिंग होने लगी, तो ये हुआ कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर वो बड़े हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे फिर एडमिट हुए, तमाम टेस्ट हुआ। शुरू में लगा जॉन्डिस है यानी पीलिया, उसका भी इलाज हुआ, लेकिन कोई सुधार नहीं। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर दूसरे डॉक्टर गए, फिर बेंगलुरु गए, मंगलुरु गए, एक एक करके 9 अस्पताल छान मारे। 9 बड़े बड़े अस्पताल में पुजारी का इलाज हुआ। हालात सुधरती फिर बिगड़ती। अगस्त से ये सिलसिला चलता रहा।
और आखिरकार अक्टूबर का महीना आ गया। अक्टूबर आते आते करीब थोड़ी सी हालत सुधार होने लगी पुजारी की। 19 अक्टूबर को बेंगलुरु में वो एडमिट थे। डॉक्टर ने कहा आप ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। तो 19 अक्टूबर को बालकृष्ण पुजारी को उनकी पत्नी प्रतिमा अपने साथ अपने घर ले आई उडुपी। उडुपी में ही एक जगह थी जहाँ ये लोग रहते थे, उसका नाम है करकाला। तो वापस घर ले आए 19 अक्टूबर को। अब 19 अक्टूबर को जब घर आए, करीब हॉस्पिटल में 9 अलग अलग हॉस्पिटल में पिछले 2 महीने से पुजारी रह रहे थे। पूरा परिवार परेशान था, दूर दूर रिश्तेदार परेशान थे, संदीप अलग परेशान था, प्रतिमा का भाई। तो जिस दिन ये पता चला कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, परिवार में खुशी की लहर आई कि चलो अब बालकृष्ण ठीक हो गया। सारे लोग घर पर इकट्ठा हो गए। 19 अक्टूबर की रात पुजारी अपने घर पहुंचते हैं, प्रतिमा साथ लेकर आती है। घर आने के बाद अब पूरे रिश्तेदारों का जमावड़ा, प्रतिमा के बच्चे भी जो अब तक दूसरे रिश्तेदारों के घर पर उसने छोड़ रखा था वो भी आए, पुजारी के इन लॉज, आंटी, अंकल, ये सब आए, खुद संदीप प्रतिमा का भाई, और सभी खुश थे कि आज पुजारी ठीक हो गया। ये सब करीब 8 बजे घर पहुंचे थे। अब 8 से लगभग 10, 11, 12 बजने वाला था। अच्छा, जितने भी रिलेटिव रिश्तेदार हैं वो सब आसपास में ही रहते थे। तो उनमें से कुछ का ये था कि पुजारी इतने दिनों बाद आए हैं, इसकी देखभाल के लिए यहाँ घर में रुकते हैं। लेकिन पता नहीं प्रतिमा को क्या हुआ, उसने कहा कि नहीं अब वो ठीक है, रेस्ट करेंगे, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग अपने अपने घर चले जाइएगा, फिर कल आइएगा, यहीं आसपास में तो सब रहते हैं। सभी को लगा कि ठीक है भाई, पुजारी को आराम करने देते हैं। एक एक कर सारे रिश्तेदार चले गए। एक संदीप बच गया, जो प्रतिमा का भाई है और पुजारी का साला, और उसे अपने जीजा की बहुत फिक्र थी। जब वो हॉस्पिटल में थे तब भी वो जाकर देखभाल करता था। तो प्रतिमा ने अब देखा सिर्फ संदीप रह गया। उसने कहा भाई तुम भी अब घर जाओ, कल आ जाना। बोला नहीं, मैं यहीं रहूँगा। उसने कहा मैं तुमसे कह रही हूँ तुम चले जाओ, सब ठीक है, कोई ज़रूरत होगी तो बुला लूँगी, और ये वैसे भी आराम कर रहे हैं, इनको सोने दो, दवा दी है, शायद नींद गहरी आएगी। संदीप जाना नहीं चाहता था, लेकिन प्रतिमा ने फिर भी जिद करके संदीप को उसके घर भेज दिया। ये सब 19 अक्टूबर की रात 12 से पहले हो गया। अब 19 अक्टूबर 12 बजने के बाद 20 अक्टूबर में तब्दील हो चुका है। अब तारीख आ गई 20 अक्टूबर की रात। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके हैं, रात गहरा चुकी है, सभी अब सो रहे हैं। तभी रात के 1:30 बजे अचानक चुपके से एक शख्स प्रतिमा के घर में दाखिल होता है। प्रतिमा ने दरवाज़ा पहले से खोल रखा था। वो शख्स आता और सीधे जाकर एक बाथरूम में छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद प्रतिमा दाएं बाएं आगे पीछे देखती है, घर के बाहर देखती है, कोई है नहीं, फिर वो दरवाज़ा लॉक कर देती है। इसके बाद वो बाथरूम में पहुंचती है, उस अजनबी शख्स को बाहर निकालती है और अपने साथ लेकर उस बेडरूम में ले जाती है जहां बालकृष्ण पुजारी सो रहे थे। वहां ले जाने के बाद अचानक वो अजनबी शख्स एक तकिया उठाता है और ज़ोर से पुजारी के मुंह पर रखकर दबाने लगता है। पुजारी नींद से जागकर विरोध करने की कोशिश, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तब तक पार्वती अचानक उछलती है और अपने पति के सीने पर बैठ जाती है। सीने पर बैठी और पीछे से दोनों पैर हाथ घुमाकर पकड़ती है। अब पुजारी बेबस, सीने पर बीवी बैठी है और एक अजनबी शख्स तकिया से मुंह और नाक दबा रहा है। कुछ मिनट की छटपटाहट के बाद अचानक पुजारी शांत हो जाते हैं। तकिया हटता है, पार्वती सीने से उतरती है, दोनों सांस और नब्ज देखते हैं, दोनों थम चुकी थी। उन्हें यकीन हो गया कि अब उसकी मौत हो गई है। इसके बाद वो अजनबी शख्स चुपचाप घर का दरवाज़ा खोलता है, बाहर निकलता है और चला जाता है। पार्वती दरवाज़ा बंद कर लेती है। तब रात के 2:30 बज रहे थे। आधा घंटा पार्वती जो है सब कुछ कमरे के अंदर देखती है, बिस्तर ठीक करती है, क्योंकि इस हाथापाई में कुछ सिलवटें पड़ी थीं। सब कुछ ठीक करने के बाद अब वो फ़ोन की तरफ बढ़ती है और अचानक सबसे पहले अपने इन लॉज को फ़ोन करती है और रोने लगती है कि मैं लगातार पुजारी को उठा रही हूँ,
और ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। इन लॉज परेशान कि अभी तो घर छोड़ कर आए। इसके बाद वो कहती है बाकी आप लोग जल्दी आ जाएं। फिर वो संदीप को फ़ोन करती अपने भाई को, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई अपने जीजा को बहुत प्यार करता। कहती पता नहीं तुम्हारे जीजा जी को क्या हुआ, वो हिल डुल नहीं रहे। संदीप भी सुनकर बदहवास। फिर वो एक दो और रिलेटिव को फ़ोन करती है। 4 बजते बजते वो तमाम रिश्तेदार जो रात 11 बजे जबरन भगा दिए गए थे वापस उसी घर में इकट्ठा थे, उसी बेडरूम में, और सामने बिस्तर पर पुजारी बेजान पड़ा था। सब लोग आते हैं, देखते हैं। एक लोकल डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो नब्ज टटोलता है, कहता अब कोई जान बाकी नहीं है। तो अब हर एक को यही था कि जो लंबी बीमारी थी, घर आने के बाद उसी बीमारी ने जान ले ली। अब सब ये मान कर बैठ चुके थे। लेकिन तभी संदीप अचानक, चूंकि जीजा को बहुत प्यार करता था, वो बड़े करीब से जाकर अपने जीजा की लाश को देखता है। जब देखता है तो देखता क्या है कि उसके चेहरे पर एक लाल मार्क है, कुछ निशान सा, और एक गले पर निशान है। और चूंकि जब जीजा शाम को उसके आए थे तब ऐसा कोई निशान नहीं था। उसे देखकर कुछ डाउट होता है। वो अपनी बहन को कोने में ले जाता है, तमाम रिश्तेदारों से दूर, और पूछता है कि जीजा जी के चेहरे पर और गले पे एक अजीब सा मार्क देख रहा हूँ, ये नेचुरल डेथ नहीं है, तुम कहाँ थी, कोई आया था? तो कहती नहीं। तो कहती वो निशान। कहती असल में जब मैं आई कमरे में और मैंने जगाने की कोशिश की, वो हिल डुल नहीं रहे थे, बेजान, तो मैं पागल हो गई और मुझे लगा कि ये क्या हो गया। मुझे डर लगा कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो मैंने उठाने के लिए उसी आलम में एक पानी का मेरे हाथ में बोतल था, मैंने पानी का बोतल फेंक के मारा कि शायद कुछ हरकत करे, तो शायद उसी से वो निशान पड़ गया। संदीप ने कहा नहीं, ये वो निशान उसका नहीं है। लेकिन अब बहन बोल रही है, संदीप करे क्या, खामोश। खैर सब लोगों ने देखा। अगले दिन ये हुआ कि अब अंतिम संस्कार करना है। लेकिन संदीप के मन में कुछ था। उसने बहन से तो कहा कि इसका पोस्टमार्टम करा लेते हैं, अगर कुछ हुआ होगा तो पता चलेगा। बहन ने कहा कुछ नहीं है, बीमारी की वजह से मौत गई है, और जो निशान है मैंने बोतल फेंक के मारा, शायद उसकी वजह से है, जगाने के लिए। तो फिर संदीप को लगा कुछ गड़बड़ है। अब पोस्टमार्टम या तो पत्नी करवाए या फिर माँ बाप कराएं, कोई तो एक आगे आए। संदीप ने अपने जीजा जी के पिता से बात की, यानी कि पुजारी के फादर से, और उसने कहा कि अंकल मुझे कुछ शक है कि बालकृष्ण पुजारी की मौत नेचुरल नहीं है, एक बार आप इसका पोस्टमार्टम करवाने की इजाज़त दे दीजिए। अब कई लोग पोस्टमार्टम कराने से बचते हैं कि क्या है, एक मरे हुए इंसान के शरीर के साथ चीड़ फाड़ करना ठीक नहीं होगा। लेकिन पुजारी के पिता पढ़े लिखे थे, और संदीप ने बताया कि उसके गर्दन पर उसने चेहरे पर मार्क देखा है। फिर उसने दिखाया तो वो कन्विंस हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद वो पोस्टमार्टम के लिए राज़ी हो गए। अब अगले दिन पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी हवाले कर दी गई। परिवार वालों ने पुजारी का अंतिम संस्कार कर दिया। 3 दिन बीत चुके थे। 20 अक्टूबर की बात थी, 23 अक्टूबर आ चुका था। 23 अक्टूबर को अचानक संदीप अपनी बहन से कहता है कि बहन तुम सच बताओ, ये मौत हुई कैसे, कोई आया था क्या? बहन फिर मना करती है। तब संदीप उसे एक नाम लेता और कहता है कि देखो, मैं और तुम्हारे पति यानी मेरे जीजा इस सच्चाई को अच्छे से जानते थे कि 28 साल का एक नौजवान, एक लड़का जिसका नाम दिलीप हेगड़े है, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता था। ये सुनते ही बहन चौंकती है। दिलीप हेगड़े? तो उसने कहा क्या दिलीप हेगड़े 19 अक्टूबर की रात तुम्हारे घर आया था? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, पर उसने कहा मुझे जीजा जी ने बहुत पहले बता रखा था कि देखो तुम्हारी एक जो बहन है उसका एक 28 साल का नौजवान लड़का है। दिलीप हेगड़े एक बिजनेसमैन का बेटा था, मुंबई में रहता था, लेकिन फिर कोरोना काल में अचानक उसे वापस आना पड़ा अपने फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए, तो वो उडुपी आ गया
और यहाँ आने के बाद वो यहीं उडुपी में रहने लगा और इत्तेफाक से इंस्टाग्राम के थ्रू दिलीप की मुलाकात प्रतिमा से हुई और फिर दोनों इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्त बन गए। दोस्त बनने के बाद चूँकि एक ही शहर में थे, दोनों मिलने जुलने लगे। एक बार पुजारी ने देख भी लिया, उसने समझाया, प्रतिमा नहीं मानी। फिर बालकृष्ण पुजारी ने अपने साले को, जिससे वो बहुत प्यार करता था, संदीप, उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। संदीप ने भी उसको समझाया। तब प्रतिमा ने कहा ठीक है मैं नहीं मिलूंगी। लेकिन अब यहाँ सिचुएशन दूसरा था। गले पर निशान, चेहरे पर मार्क, वो देखकर संदीप को डाउट हो चुका था, पोस्टमार्टम हो चुका था। उसने फिर बहन से पूछा कि देखो बता दो, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ निकला तो फिर तुम गई और मैं अपने जीजा के कातिल को बख्शूंगा नहीं। बहन वही कहती रही। लेकिन जब संदीप बताने लगा कि ये है कुछ गड़बड़, तो तुम एक्सेप्ट करो कि वो आया था कि नहीं। अब प्रतिमा को अचानक लगा कि शायद वो फंस सकती है। एंड टाइम पर उसने कहानी पलटी। उसने कहा हाँ, उस रात तुम सबके जाने के बाद दिलीप हेगड़े घर आया था और उसी ने तुम्हारे जीजा का कत्ल कर दिया। लेकिन संदीप को अभी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा उसकी बहन झूठ बोल रही है, दिलीप अकेले ये सब नहीं करेगा, कहीं ना कहीं इसकी बहन की मर्जी होगी। लेकिन ऐसा भी क्या इश्क कि बहन अपने हाथ से अपना सुहाग उतार दे। उसने पूछताछ शुरू की। उसने कहा देखो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाला है, अब बता दो सच। तो उसकी बहन ने कहा कि देख तू मुझे बचा ले भाई, मैं तुझे सब सच बता देती हूँ। प्रतिमा को ये लगा कि भाई तो उसी का है संदीप, उसी का साथ देगा, सपोर्ट करेगा। तो उसने कहा मैं तुझे सब सच बताती हूँ, तू मुझे पुलिस और इन चीज़ों से बचा लेना। उसने कहा ठीक है बहन मैं तुझे बचा लूँगा, तू मुझे लेकिन सच बता दे। तो बहन ने कहा ठीक है मैं पूरी कहानी बताता हूँ। संदीप ने खामोशी से अपने मोबाइल का रिकॉर्डर जो है ऑन रख लिया। बहन को पता ही नहीं कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बहन ने कहानी सुनाई, वो पूरी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद उस रिकॉर्डर को लेकर संदीप उसी दिन पुलिस स्टेशन जाता है पास के। वो ऑडियो पुलिस वाले को सुनाता है और अपने जीजा के कत्ल की पूरी कहानी बताता है। पुलिस उस ऑडियो को सुनती है, कहती है ठीक है बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। तब तक पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर से पूछती है प्रिलिमिनरी क्या है रिपोर्ट। तो पता चलता है कि गला घोट कर मारा गया है, मौत की वजह स्ट्रैंगुलेशन है, नेचुरल डेथ नहीं है। ऑडियो रिकॉर्डिंग उधर, इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तस्वीर साफ थी। फौरन पुलिस की टीम घर पहुंचती है, पहले प्रतिमा को उठाती है, इसके बाद दिलीप हेगड़े को। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, प्रतिमा को अपने ही पति के कत्ल के इल्ज़ाम में और दिलीप को बालकृष्ण का कत्ल करने के लिए। ये ऑडियो इत्तेफाक से बाद में पुलिस के ज़रिए या किसी और के ज़रिए सोशल मीडिया तक पहुंच गया और सोशल मीडिया पर प्रतिमा का वो कन्फेशन लीक हो गया। जिसने भी सुना वही दंग रह गया। पूरी कहानी कुछ यूँ थी, जो प्रतिमा ने एक्सेप्ट किया कि जब कोरोना काल हुआ और उस कोरोना काल में वक्त काटना मुश्किल था, बहुत सारे लोग ऐसे थे घरों में कैद थे, ब्यूटी पार्लर बंद था और ब्यूटी पार्लर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था क्योंकि उस वक्त तो दूरी ज़रूरी थी और आप बिना हाथ लगाए मेकअप और बाकी चीज़ें कर नहीं सकते। तो ऐसे वक्त में एक बड़ी आबादी सोशल मीडिया की तरफ कूच कर गई थी और मोबाइल ही उनका साथी था या फिर OTT प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़ कोरोना काल में हो रहा था और उसी दौरान में प्रतिमा भी बहुत उसी पर बिजी रहती थी और ऐसी मुलाकात उसकी इंस्टाग्राम पर हुई दिलीप हेगड़े से। दिलीप हेगड़े से बातचीत हुई। दिलीप हेगड़े मुंबई से कोरोना में वापस उडुपी आ गया। अब उडुपी में दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। अब दोनों में इश्क हो गया। अब ये था कि प्रतिमा ये चाहती थी कि वो दिलीप से शादी करे, लेकिन पहले पति के ज़िंदा रहते ये मुमकिन नहीं था, तो क्या करे। उसने दिलीप से अपनी ये ख्वाहिश बताई कि मुझे तुमसे शादी करनी है। दिलीप भी प्रतिमा से शादी करने के लिए बेताब। अब क्या करें। तब इन्होंने इधर उधर सोशल मीडिया पर सर्च मारना शुरू किया कि किसी को मारना और शक भी ना हो तो क्या क्या तरीका हो सकता है।
बाकायदा उन तरीक़ों को ढूंढा और फिर ये तय हुआ कि खाने में स्लो पॉइज़न मिलाकर बालकृष्ण पुजारी को दिया जाएगा। उस स्लो पॉइज़न के ऊपर भी काफ़ी सर्च किया गया। फिर पता चला कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए दिए जाते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में जो लैब होते हैं, लेकिन वो अलग अलग लैब से ख़रीदे जाते हैं और वो लैब वाले हर एक को नहीं देते। वो जो केमिकल है, वो जो पॉइज़न है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स को देते हैं या कॉलेजेस को देते हैं। तो जब सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा हासिल कर ली तो एक रोज़ दिलीप हेगड़े उस लैब में पहुंचता है और वहाँ जाकर एक उसी केमिकल का ऑर्डर देता है और अपना फेक स्टूडेंट, वो बताता है मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, ये नाम है, पता ओरिजिनल देता है। और उसके बाद वो ऑर्डर दे के चला आता है कि पार्सल से घर पे ही आप भेज दीजिएगा, पैसे वैसे दे चुका था। अब आजकल लैब वैब वाले भी इतनी कहाँ होने लगता है, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा तहकीकात की नहीं, ऑर्डर लिया। जून में उसने ही ऑर्डर दिया था, जुलाई में उसके घर पर पार्सल से ये पॉइज़न पहुंच गया। जुलाई एंड में उसने वही जहर प्रतिमा को दे दिया और प्रतिमा से कहा कि इसको हर रोज़ खाने में तुम थोड़ा थोड़ा चावल में उसको राइस में मिलाकर देना। अगस्त से प्रतिमा ने थोड़ा थोड़ा करके बालकृष्ण को देना शुरू किया। कुछ दिन बीता। अब ये वो जहर था जो सीधे लीवर, किडनी, इन सब पर असर करता। पूरे सितंबर के दौरान इतना ज़्यादा मात्रा अब तक किस्तों में दे चुकी थी कि उसने अपना असर दिखाना शुरू किया और फिर उल्टी, फिर फीवर, ये सारी चीज़ें होने लगी। इसके बाद जब तबीयत बिगड़ी तो फिर अलग अलग 9 अस्पतालों में ले जाया गया। जब ये अस्पताल में भर्ती रहा करीब 1.5 से 2 महीने बालकृष्ण पुजारी, तो बहुत सारे रिलेटिव भी आते थे, इन लॉज खुद उसके अपने पुजारी के माँ बाप, तब भी वहाँ देखते थे कि प्रतिमा को ज़्यादा फिक्र नहीं थी। वो हॉस्पिटल में रहती भी तो देखभाल करने की बजाय अपने मोबाइल पे ही लगी रहती। माँ बाप को अजीब भी लगता, लेकिन कुछ कहता नहीं। लेकिन उधर ये भी था कि ये इतना जहर देने के बाद अब तक जिंदा कैसे है। उससे ये था कि नेचुरल डेथ दिखेगी, जो अलग अलग ऑर्गन है फेल हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और इत्तेफाक से, खुशनसीबी से 19 अक्टूबर को उसकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई कि डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब प्रतिमा भड़क गई कि ये क्या हुआ। तब उसने फिर 19 अक्टूबर को घर लाती है और घर लाने से पहले ही दिलीप को फ़ोन करती है और कहती है कि ये वाला प्लान काम नहीं करेगा, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, एक काम करते हैं, अभी हॉस्पिटल से आया है, बीमार है, ताज़ा अभी घर में है, यही लगेगा कि अचानक कुछ करते हैं कि इसी बीमारी की वजह से मौत हो गई है, तो अब जहर से तो मर नहीं रहा, गला घोंट देते हैं। दिलीप भी तैयार। प्लान के तहत सारे रिश्तेदारों को जबरन प्रतिमा ने रात को भेज दिया 19 अक्टूबर को, और 1:30 बजे उसने दिलीप को अपने घर बुलाया। 100 मीटर दूर दिलीप ने अपनी गाड़ी पार्क की, खामोशी से घर में आया, बाथरूम में छिप गया, देखा आसपास में कोई है नहीं, और फिर दिलीप ने तकिए से मुंह दबाया और प्रतिमा अपने पति के सीने पर बैठकर तब तक ये सब कुछ देखती रही जब तक कि उसके पति की सांसें उखड़ नहीं गई। दोनों अब जेल में हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में जिसने भी सुना कि एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल किया प्रेमी के साथ मिलकर, लेकिन उसके साले ने इस इंसाफ की लड़ाई लड़ी अपनी बहन के खिलाफ जाकर, और आखिरकार दोनों कातिलों को पकड़वा दिया। भाई को पता था कि अब बहन जिंदगी भर जेल में रहेगी, लेकिन फिर भी भाई ने इंसाफ का साथ दिया। और उसकी एक वजह यह भी थी कि वो सचमुच अपने जीजा से बहुत प्यार करता था, और जीजा ने हमेशा अपने ख़ानदान के सामने कई बार ये कहा था कि मेरा साला जेम ऑफ पर्सन, इससे बेहतर इंसान मैंने नहीं देखा, और इसीलिए एक साले ने अपना फ़र्ज़ निभाया। ये भी एक मिसाल है। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज भावना प्रजापति जी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भावना जी। और ये फूलचंद प्रजापति जी की वाइफ हैं अकील शेख या आकिल शेख, दोनों में से एक नाम सही है, इनका भी आज जन्मदिन है। तो आकिल शेख साहब आपको हैप्पी बर्थडे, या अकील शेख साहब हैप्पी बर्थडे।
और ये फरीद शेख एंड फैमिली ने भेजा है। इसके अलावा कुलसुम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कुलसुम, और भेजा है मोहम्मद अखलाक ने। साथ ही अनुरंजन कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनुरंजन, और भेजा है मेहुल कुमार ने। शिल्पी यादव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शिल्पी, और ये भेजा है अनिल यादव ने। इसके अलावा डॉक्टर अविनाश कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर अविनाश जी, और ये भेजा है उनकी बेटियां हैं प्रियंका। तो बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।